This is physics free online classes and this channel is made in lockdown to help students so they can study at home happily and safely. So please subscribe and share this channel to maximum students so maximum students can take benefit from this channel. So let's start our next topic of physics chapter 2 and this is electric field due to यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर. सो आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे किसकी वजह से, यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से बाय यूजिंग गॉस लॉ. अब हम देख सकते हैं कि स्फीयर्स जो है वो दो टाइप के होते हैं, कंडक्टिंग स्फीयर एंड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टिंग स्फीयर एंड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, लेट्स सी. सो कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर जो चार्जेस है वो फ्लो कर सकते हैं क्योंकि बॉडी कैसी है, कंडक्टिंग बॉडी के अंदर चार्जेस एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर सकते हैं इजीली. तो कंडक्टिंग स्फीयर को अगर हम चार्ज करते हैं तो वो फ्लो होके सरफेस पे आ जाते हैं. तो पूरे चार्जेस कहाँ पे है ना, रेस्ट हो जाते हैं, सरफेस पे आके रुक जाते हैं ना. नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में क्या होता है, नॉन कंडक्टिंग बॉडी में चार्जेस फ्लो नहीं कर सकते. तो चार्जेस फ्लो अगर नहीं कर सकते तो जहां हम उस बॉडी को चार्ज करते हैं वो चार्जेस वहीं रहते हैं. ओके, तो यहाँ पे नॉन कंडक्टिंग स्फीयर को अगर हम चार्ज करते हैं तो जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं. कहाँ पे, इन द वॉल्यूम, इन द फुल वॉल्यूम, इस पूरे वॉल्यूम के अंदर, यानी कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर जो है वो चार्जेस रुक जाते हैं, यहाँ पे ही चार्ज हो जाते हैं, फ्लो होके वो स्फीयर तक नहीं आते जैसे कंडक्टिंग स्फीयर में आती है क्योंकि ये कंडक्टिंग बॉडी है. ठीक है, तो यहाँ पे चार्जेस पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे. ठीक है ना. शेल्स की बात करते हैं. ठीक है, हमने देखा कि शेल्स की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करनी होती है. तो सबसे पहले शेल्स और स्फीयर्स में क्या डिफरेंस है. स्फीयर्स जो है वो एक टेनिस बॉल की तरह है जो अंदर से खाली नहीं होती, जबकि शेल्स जो है वो एक फुटबॉल की तरह होती है जो अंदर से क्या होती है, खाली होती है. तो शेल्स में भी दो टाइप के होते हैं, एक कंडक्टिंग शेल एंड एक नॉन कंडक्टिंग शेल. तो कंडक्टिंग शेल के अंदर जैसे कंडक्टिंग बॉडी में चार्जेस फ्लो कर सकते हैं उसी तरीके से चार्जेस फ्लो करके कहाँ आ जाएंगे बेटा, सरफेस पे आ जाएंगे. ओके, सो स्टूडेंट्स, नॉन कंडक्टिंग शेल के अंदर क्या होगा, नॉन कंडक्टिंग शेल के अंदर भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कहाँ पे है चार्जेस, सरफेस पे है. तो सरफेस पे क्यों है यहाँ पे नॉन कंडक्टिंग शेल में, क्योंकि ये जो अंदर का पार्ट है वो क्या है, हॉलो है, खाली है. अगर अंदर कोई मैटर ही नहीं होगा तो चार्जेस कहाँ रिसाइड करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे नॉन कंडक्टिंग शेल में भी चार्जेस कहाँ होंगे, सरफेस पे होंगे क्योंकि ये अंदर से पूरा खाली है और कंडक्टिंग में फ्लो होके तो सरफेस पे आने ही है. तो आप देख सकते हैं कि इन तीनों के लिए चार्जेस जो हैं वो कहाँ है, सरफेस पे. तो इन तीनों की जो कैलकुलेशन होती है वो होती है सेम. ओके, और जो हमने लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन की थी, पूरी कैलकुलेशन की थी हमने, ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग शेल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग शेल. इन तीनों की जो कैलकुलेशन होगी वो सेम होगी ना. अब हम बात करते हैं नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की. तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर चार्जेस जो होंगे पूरे वॉल्यूम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो इनकी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी. तो अब हम नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं बाय यूजिंग गॉस लॉ. सो लेट्स स्टार्ट. लेट्स कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर. अब नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हमें तीन पार्ट्स लेने पड़ेंगे, एक आउटसाइड द स्फीयर, ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर और इनसाइड द स्फीयर. तो सबसे पहले हम आउटसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे. तो आउटसाइड द स्फीयर के लिए मैंने एक स्फीयर ले लिया है जिसका सेंटर O है और रेडियस कैपिटल R है. ठीक है, अब इस पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो पॉजिटिव चार्ज ले सकते हैं हम, कोई भी चार्जेस ले सकते हैं, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पॉजिटिव, नेगेटिव. अब हमें यूजिंग गॉस लॉ इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है. तो यूजिंग गॉस लॉ अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या रहता है, सबसे पहला स्टेप रहता है गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है. तो इसका हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे. ठीक है, जिससे चार्जेस क्या है, सिमेट्रिकली रहे, ऐसा गॉसियन सरफेस चूज करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड उस गॉसियन सरफेस पे हर जगह यूनिफॉर्म रहे. तो ऐसा गॉसियन सरफेस कैसा होगा, स्फेरिकल शेल होगा क्योंकि स्फेरिकल शेल पे रेडियस क्या होगा, कांस्टेंट होता है रेडियस शेल का. तो हर जगह हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस स्फीयर हमें यूनिफॉर्म मिलेगी. ठीक है, तो मैं एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करती हूँ. तो ये हमारा गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ कर लिया जिसका सपोज हम रेडियस लेते हैं स्मॉल r. हमने इसका रेडियस ले लिया
स्मॉल आर। अब हमें क्या चाहिए यूजिंग गॉस लॉ, तो गॉस लॉ की इक्वेशन के अंदर क्या क्या टर्म्स आते हैं, ई और डी ए, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर। तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड शो करना है और एरिया वेक्टर शो करना है। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड। कैसा होगा, रेडियली आउटवर्ड। ओके, तो यहाँ से हम कहीं पे भी रेडियली आउटवर्ड इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं। सपोज हमें इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, हम किसी भी एक पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेंगे, फिर इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें पूरे स्फेरिकल शेल पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। आउटसाइड द स्फीयर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा ड्यू टू दिस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अब हमें क्या चाहिए, एरिया वेक्टर। तो आपको पता है एरिया वेक्टर जो है वो कैसा होना चाहिए, सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। और 3D डायमेंशन के लिए एरिया वेक्टर जो होता है वो सिर्फ आउटवर्ड हम कन्वेंशनली कंसिडर करते हैं। तो इस स्फीयर का भी एरिया वेक्टर आउटवर्ड होगा और परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा, तो वो क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, तो इधर इस पॉइंट P पे कैसा होगा, इधर। तो हम एरिया वेक्टर को डी वेक्टर ए से शो करते हैं। ओके, तो एरिया वेक्टर भी हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह ऐसे ही होगा। ठीक है, हम किसी एक पॉइंट के लिए ही शो कर रहे हैं। ओके, अब हम इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अब इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे चार्जेस कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो चार्जेस पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो हमें कौन सी चार्ज डेंसिटी लेनी पड़ेगी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ओके, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ड्यू टू दिस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का सिंबल क्या है, रो। ओके, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो चार्ज दैट इज कैपिटल Q पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज V। तो V दैट इज वॉल्यूम ऑफ द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो Q एज इट इज, और वॉल्यूम क्या होगा, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। स्फीयर की बात कर रहे हैं हम, ये स्फीयर का हमने डेंसिटी लिया है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, क्योंकि स्फीयर चार्ज किया गया है। ओके, तो 4/3 पाई आर क्यूब। अब हम गॉस लॉ, यूजिंग गॉस लॉ, गॉस लॉ की इक्वेशन लिखेंगे। गॉस लॉ की इक्वेशन क्या है, फ्लक्स इक्वल टू क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, सिग्मा क्यू मीन्स एल्जेब्रिक समेशन ऑफ टोटल चार्जेस, यानी इसके टोटल चार्जेस का एल्जेब्रिक समेशन। और एप्सिलॉन नॉट क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस। तो गॉस लॉ हमें क्या कहता है, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ अ फ्लक्स, ये फ्लक्स है, वेक्टर ई डॉट डी ए क्या है, फ्लक्स है। ठीक है, इक्वल टू सिग्मा क्यू दैट इज समेशन ऑफ चार्जेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब सिग्मा क्यू, तो आप देख सकते हैं इस गॉसियन सरफेस के अंदर इस स्फीयर के सारे चार्जेस, टोटल चार्ज इंक्लूड हो रहे हैं। तो हम सिग्मा क्यू की जगह क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। ओके, अब ई डॉट डी ए, तो आप देख सकते हैं ई डॉट डी ए के बीच में थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 डिग्री है। ओके, तो ई डी ए कॉस 0 डिग्री क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है। तो ई डी ए, ई यूनिफॉर्म है, तो ई जो है वो बाहर ले लेंगे आउटसाइड द इंटीग्रल, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नाउ ई एज इट इज रहेगा, ई यूनिफॉर्म है। एरिया, किसका एरिया है, ये किसका क्लोज सरफेस इंटीग्रल लिया है हमने, स्फेरिकल शेल गॉसियन सरफेस का लिया है, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस। तो आप देख सकते हैं कि स्फेरिकल शेल का एरिया, सरफेस एरिया कितना होगा, 4/4 पाई आर स्क्वायर। क्या होगा, 4 सरफेस एरिया। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर, ये सरफेस एरिया लेना है, किसका, गॉसियन सरफेस का। तो उसका रेडियस स्मॉल आर से हमने डिनोट किया था, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हमें ई फाइंड करना है, तो ई को सब्जेक्ट बनाएंगे, 4 पाई आर स्क्वायर को नीचे ले लेंगे, तो ई इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो ये हमारा ई की वैल्यू हमें मिल गई है, किसकी वजह से, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से, आउटसाइड द स्फीयर, इन द फॉर्म ऑफ चार्ज, इन द फॉर्म ऑफ चार्ज। ओके, तो E इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर।
नाउ हम ये भी कह सकते हैं, अगर हमें डेंसिटी के फॉर्म में लिखना है, किसके फॉर्म में, डेंसिटी के फॉर्म में, एक मिनट, ओके, डेंसिटी के फॉर्म में लिखना है हमें, तो हम Q को डेंसिटी के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। तो E इक्वल टू रो डैट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इंटू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो E मिल जाएगा हमें 4 पाई कैंसल आउट हो जाएगा, तो रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यूब अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये हमें डेंसिटी के फॉर्म में इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई और ये हमें चार्ज के फॉर्म में इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई। ओके, तो बहुत ही सिंपल है। आपको सबसे पहले वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी शो करनी है इस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की, फिर आपको यूजिंग गॉस लॉ, इस गॉस लॉ लिखने के बाद आपको सिग्मा क्यू डैट इज़ कैपिटल क्यू की वैल्यू रखनी है, ठीक है। फिर इन दोनों के एंगल को पुटअप करना है, डैट इज़ कॉस थीटा, डैट इज़ थीटा कितना है 0 डिग्री। वेक्टर ई डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, कॉस थीटा को शो करता है, स्केलर प्रोडक्ट है ये। ओके, तो ई डी ए कॉस 0 1 हो जाएगा, तो ई यूनिफॉर्म है, बाहर आ जाएगा आउटसाइड द इंटीग्रल। ओके, सरफेस एरिया गॉसियन सरफेस का लेना है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई बार सरफेस एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस, देन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये 4 पाई आर स्क्वायर को हम डाउनवर्ड ले लेंगे तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इन द फॉर्म ऑफ चार्ज मिल जाएगी। ओके, अब हम इस चार्ज की जगह अगर डेंसिटी के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हम डेंसिटी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। तो Q की जगह हम रख सकते हैं डेंसिटी इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, तो आप देख सकते हैं डेंसिटी इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ओके, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसल आउट हो जाएगा, फिर बचेगा हमारे पास रो, ये 3 नीचे चला जाएगा डाउनवर्ड, तो रो 3 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यूब अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ओके, कैपिटल आर किसके लिए है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए, और स्मॉल आर किसके लिए है, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस जो हमने इमेजिनरी लिया है। तो ओके, तो ये आपके लिए आउटसाइड द स्फीयर के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लिया है। अब हम सरफेस के लिए फाइंड करेंगे, ठीक है। तो सरफेस के लिए हमें ये दोनों इक्वेशन को नंबर दे देते हैं, फर्स्ट ए और इसको नंबर देते हैं फर्स्ट बी, ठीक है। तो हम सरफेस के लिए फाइंड करेंगे, तो हमें सरफेस पे क्या करना है, ऑन द सरफेस पे गॉसियन सरफेस पे कहाँ होगा, सरफेस पे होगा। तब हमें यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो गॉसियन सरफेस का रेडियस है वो ग्रेटर देन क्या है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के रेडियस को। तो ये हो गया हमारे आउटसाइड के लिए। अब हम इन सरफेस के लिए कह सकते हैं गॉसियन सरफेस भी सरफेस पे बनेगा, ठीक है। तो जो गॉसियन सरफेस का रेडियस होगा वो किसके इक्वल होगा, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। तो हम कह सकते हैं तब क्या होगा, ऑन द सरफेस हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। और इनसाइड के लिए हम क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस को इसके इनसाइड बनाएंगे, इस स्फीयर के इनसाइड गॉसियन सरफेस लेंगे, और तब हम कह सकते हैं जो गॉसियन सरफेस का रेडियस होगा वो क्या होगा, लेस देन कंडक्टिंग स्फीयर का रेडियस, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के रेडियस। तो ये हो जाएगा इनसाइड के लिए। ओके, तो हमें सरफेस में कुछ नहीं करना है, ऑन द सरफेस के लिए हमें यहाँ पे आउटसाइड के लिए हमने फाइंड किया है, वहाँ पे हमें स्मॉल आर की जगह सिर्फ कैपिटल आर पुटअप करना है। तो यहाँ पे कैपिटल आर स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे भी कैपिटल आर स्क्वायर आ जाएगा, और आर स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अब हम उसके लिए कर लेते हैं। सो नाउ ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, तो ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर पे जो गॉसियन सरफेस बनेगा वो स्फीयर के सरफेस पे ही बनेगा, तो उसका जो रेडियस होगा वो किसके इक्वल होगा, कैपिटल आर के। ओके, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के रेडियस के। नॉर्मली एग्जाम्स में और बुक में ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर के लिए डायग्राम गिवन नहीं है, बस यहाँ पे मैं आपको ऐसे शो करने के लिए डायग्राम बनाया है। ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर के लिए आप डायग्राम नहीं बनाओगे तो चलेगा वो, ठीक है। बस क्या करना है हमें, जो हमने आउटसाइड द स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की है वहाँ पे स्मॉल आर की
जगह हमें कैपिटल R पुटअप करना है, तो हम लिख सकते हैं, मैंने E आउटसाइड के लिए ऊपर ही इक्वेशन लिख रखी है। ओके, तो क्या लिखेंगे हम, स्मॉल r की जगह कैपिटल R, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर, और डेंसिटी के फॉर्म में भी लिख रखी है, तो डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दैट इज रो, कैपिटल R क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर। ओके, अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक ही R ऊपर बचेगा, तो 3 एप्सिलॉन नॉट, तो रो R अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो सरफेस के लिए भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल चुकी है। ओके, ये चार्ज के फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ चार्ज और इन द फॉर्म ऑफ चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में। ओके, अब हम फाइंड करेंगे इनसाइड द स्फीयर के लिए। इनसाइड द स्फीयर के लिए हमें गॉसियन सरफेस जो है उस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर बनाना पड़ेगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो नाउ अब हम इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। ठीक है, तो इनसाइड द स्फीयर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, तो हम गॉसियन सरफेस कहाँ ड्रॉ करेंगे, स्फीयर के अंदर के साइड। तो स्फीयर के अंदर के साइड मैंने गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया है। सपोज एक पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ड्रॉ किया है जो रेडियली आउटवर्ड है, और एरिया वेक्टर भी जो ड्रॉ किया है वो रेडियली आउटवर्ड है। इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री है। गॉसियन सरफेस का एज इट इज़ रेडियस स्मॉल r है, और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का रेडियस एज इट इज़ कैपिटल R है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, क्योंकि चार्ज जो है वो पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दैट इज़ रो, तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो चार्ज एज इट इज़ यूनिट वॉल्यूम किसका, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का, तो 4/3 कैपिटल R क्यूब पाई 4/3 पाई R क्यूब दैट इज़ कैपिटल R क्यूब लेंगे। इसको इक्वेशन नंबर 1 पुटअप कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि स्फेरिकल शेल जो है गॉसियन सरफेस, उसमें टोटल चार्ज नहीं आ रहा है, कुछ ही पार्ट आ रहा है, चार्ज का कुछ ही पार्ट आ रहा है। तो सपोज वो चार्ज को हम Q डैश वैल्यू देते हैं, और वो चार्ज हमें कैसे मिलेगा, जब हम नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की डेंसिटी को उस गॉसियन सरफेस के वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी ये टोटल ये जो डेंसिटी है, ठीक है, इस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की दैट इज़ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम में कितना है ना चार्ज है, तो एक यूनिट वॉल्यूम का मिल जाएगा। तो इस पूरे टोटल वॉल्यूम को अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, सपोज इस यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है वो मिल गया। सपोज इसके अंदर चार्ज है, सपोज है इसके अंदर चार्ज, हम सपोज कर लेते हैं 3Q। ओके, तो अगर इस टोटल वॉल्यूम में हमें चार्ज चाहिए, ठीक है, तो हमें मिल जाएगा। अगर हम इस टोटल वॉल्यूम को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, हम कह सकते हैं कि यूनिट वॉल्यूम में इस 1 बॉक्स में अपन चॉकलेट ले लेते हैं कि 1 बॉक्स में अगर 3 चॉकलेट्स है, ठीक है, तो यहाँ पे टोटल वॉल्यूम में कितने चॉकलेट होगी, तो हम क्या करेंगे, इस वॉल्यूम में टोटल वॉल्यूम में जितने भी बॉक्स है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर सपोज 10 बॉक्स है तो 10 × 3। वैसे ही यूनिट वॉल्यूम का चार्ज हमें पता है, तो हमें टोटल वॉल्यूम का चार्ज मिल जाएगा। ओके, तो उसी तरीके से हमने यहाँ पे भी लिया है, यूनिट वॉल्यूम का हमें क्या पता है, चार्ज पता है, तो हमें जितना ये वॉल्यूम है गॉसियन सरफेस का उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इतना ही स्फीयर का क्या मिलेगा, चार्ज मिलेगा। ओके, नाउ तो ये कितना होगा, डेंसिटी एज इट इज़। ओके, नाउ V डैश की वैल्यू दैट इज़ 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब, इमेजनरी गॉसियन सरफेस को हमने रेडियस क्या लिया है, स्मॉल r। अब इस डेंसिटी की वैल्यू हम यहाँ से पुटअप कर सकते हैं, वो क्या है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इंटू 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। 4/3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो Q स्मॉल r क्यूब अपन कैपिटल R क्यूब, तो Q डैश हमें क्या मिल जाएगा, Q मल्टीप्लाई बाय स्मॉल r क्यूब अपन कैपिटल R क्यूब, इक्वेशन नंबर 2। नाउ अब हम गॉस लॉ की इक्वेशन लिखेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो फ्रॉम गॉस लॉ, तो फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट इज क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर E डॉट वेक्टर dA इक्वल टू
अब यहाँ पे सिग्मा क्यू की जगह क्या आएगा, क्यू डैश, क्योंकि जितना चार्ज उस गॉसियन सरफेस के अंदर है वही चार्ज कंसीडर होगा। ओके, जो हमने गॉसियन सरफेस इमेजिनरी सरफेस बनाया है उसमें जो चार्ज कंसीडर है वही कंसीडर होगा। अब इस क्यू डैश की वैल्यू पुटअप कर लेते हैं हम लोग, क्यू स्मॉल आर क्यूब कैपिटल आर क्यूब और एप्सिलॉन नॉट एज इट इज़। ओके, नाउ ई डॉट डी ए के बीच में थीटा कितना है, 0 डिग्री। इसको ओपन कर लेते हैं, ई डी ए कॉस 0 डिग्री क्यू स्मॉल आर क्यूब कैपिटल आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट। नाउ ई बाहर आ जाएगा, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ओके, तो यहाँ पे क्यू कैपिटल आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट। अब क्लोज सरफेस इंटीग्रल एरिया, तो एरिया किसका लेना है, गॉसियन सरफेस का। तो गॉसियन सरफेस का एरिया लेना है, वॉल्यूम नहीं, ध्यान रखना ये एरिया है। तो 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 3 थे यहाँ पे 2 है तो एक बचेगा, यहाँ पे 4 पाई नीचे चला जाएगा। तो ई इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यूब और यहाँ पे एक आर बच जाएगा। तो ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया इनसाइड द स्फीयर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ई एस। तो इनसाइड द स्फीयर के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया, ई एस करके हम शो कर सकते हैं। और अगर हमें इसको चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में शो करना है, ओके, तो हम यहाँ पे Q की जगह क्या रखेंगे, चार्ज डेंसिटी। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। तो Q की जगह हम रखेंगे डेंसिटी इंटू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब स्मॉल आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यूब। ओके, तो कैपिटल आर क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें डेंसिटी के फॉर्म में भी मिल गया रो आर एप्सिलॉन नॉट और 3, ठीक है। तो ये भी हमें मिल गया डेंसिटी के फॉर्म में भी। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। इनसाइड द स्फीयर भी मिल गया हमें। ओके, अब इनसाइड द स्फीयर, आउटसाइड द स्फीयर मिल गया, ऑन द सरफेस मिल गया, इनसाइड द स्फीयर मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों का साथ में ग्राफ ड्रॉ करेंगे। चलो ग्राफ। अब हम इसका ग्राफ देख लेते हैं, ठीक है। मैंने तीनों की इक्वेशन साथ में लिख ली है, आप देख सकते हैं। ई आउट इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर, दैट इज गॉसियन सरफेस का, ठीक है। ये डेंसिटी के फॉर्म में सरफेस पे क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। ये सब कांस्टेंट है, तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो सबसे मैक्सिमम होगी। क्यू कांस्टेंट है, टोटल चार्ज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, रेडियस जो है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का, ठीक है, कभी चेंज नहीं होगा, रेडियस तो कांस्टेंट रहेगा। तो ये पूरा कांस्टेंट है, इसलिए सरफेस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा मैक्सिमम मिलेगी ना। ई इनसाइड पे क्यू स्मॉल आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, तो ये सब कांस्टेंट है, एक स्मॉल आर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ई आउट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, ओके, और ई इन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, दैट इज गॉसियन सरफेस का, ओके। तो इधर तो मैक्सिमम रहेगी, ओके, जो भी वैल्यू होगी ना। ये इनसाइड के लिए और ये आउटसाइड के लिए। तो ये हमारा रेडियस है गॉसियन सरफेस का। तो जब रेडियस जो है वो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर से कम होगा तो ई इनसाइड कहलाएगा। जब वो दोनों की वैल्यू सेम होगी, गॉसियन सरफेस के रेडियस की, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की, तब वो इस सरफेस पे होगा पॉइंट। और जब वो पॉइंट गॉसियन सरफेस का रेडियस बड़ा होगा कंपेयर टू कंडक्टिंग स्फीयर के, तब वो पॉइंट आउटसाइड होगा। तो आप देख सकते हैं ई इनसाइड पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, तो स्ट्रेट लाइन आएगी, ई सरफेस मैक्सिमम, और उसके बाद इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, तो उसके बाद वो इन्वर्सली डिक्रीज होगा, ओके। तो ये जो ग्राफ है तीनों सरफेस के लिए, आउटसाइड सरफेस और इनसाइड के लिए, तीनों पार्ट्स के लिए एक ही में हम ड्रॉ कर सकते हैं,
ओके, तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग।